हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ, क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपना एग्जाम देने वाले हो 30 जनवरी को, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। इसमें हम आप लोग को सामाजिक विज्ञान के 40 जो है वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, वो सारे सवालों को हम इसमें करवा देते हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। और सबसे पहले हम लोग सामान्य निर्देश को देख लेते हैं कि आप लोग का एग्जाम में जो है वो टोटल कितने प्रश्न रहेंगे। टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर करना अनिवार्य है। मतलब सभी को आपको ओएमआर में टिक करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोग को एक एक नंबर दिया जाएगा। जी हाँ, आपके एक एक नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का 4-4 विकल्प होंगे। ठीक है, जिसमें से आपका जो सही विकल्प होगा उसको आप लोगों को चयन करना है, टिक मारना है ओएमआर सीट में। और अगर आप गलत कर देते हैं कोई भी ऑप्शन में तो आपका उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां सबसे पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो है मेरे बच्चे ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पहले सवाल में ही पूछा गया है। क्या दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। ठीक है, तो ऑप्शन है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1749। तो फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुआ था बच्चों ये 14 जुलाई 1789 को, यानी ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी, तो ये आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, तो वहां लुई 16वां, याद रखिएगा लुई 16वां, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल पे। क्या दिया गया है, टाइद क्या था। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। तो टाइद जो है मेरे बच्चे ये एक तरीके का धार्मिक कर था। क्या था, एक धार्मिक टैक्स था। तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, सामंत, पादरी, सर्वहारा या स्टेट। तो फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली जो श्रेणी है उसको स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्टेट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज में जो है यहाँ पे 3 स्टेट में बांटा गया था, है ना, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एक वकील वर्ग, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मार्सिले क्या है। मार्सिले क्या है मेरे बच्चे, रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। तो मार्सिले जो है ना ये आपका फ्रांस का राष्ट्रगान है। याद रखिएगा मार्सिले जो है ये फ्रांस का राष्ट्रगान है और कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं राष्ट्रगीत, है ना। बस आपको याद रखना है फ्रांस का, है ना। तो फ्रांस का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो जब 1774 था, जब 1774 था तो फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था, वहां का राजा कौन था। तो मेरे राजा भैया वहां का जो राजा था ना वो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। रूस के संपन्न किसान, जो संपन्न किसान थे, जो अमीर किसान थे, उन्हें क्या कहा जाता था, सामंत, पादरी, मसाई, कुलक। तो कुलक कहा जाता था बच्चे। ठीक है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। याद रखेंगे। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी, एक जादूगर, एक बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान या फिर एक शिक्षिका। तो मार्फा वार्सिलेवा जो थी ये एक बहादुर महिला कारीगर थी। क्या थी, एक बहादुर महिला कारीगर थी मार्फा वार्सिले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, पेरिस, मॉस्को, काखा दोनों या पेट्रोग्राद। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा था ये पेट्रोग्राद पड़ा था। क्या पड़ा था, पेट्रोग्राद। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉन्क, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो थे मेरे बच्चे ये आपका कौन थे, तो ये आपका था कार्ल मार्क्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर,
38.82 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत के जो कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये सारे सवाल जो है ना आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, उतना फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है जो आपका 97.25 पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो नेपाल जो देश है मेरे बच्चे, ये जो है कौन से देश से सीमा टच नहीं करता है इसका। तो उत्तराखंड से तो करता है भाई, उत्तर प्रदेश से भी करता है, बिहार से भी करता है, झारखंड से नहीं करता है। आप लोग कभी सुने झारखंड के बगल में नेपाल है? नहीं, क्योंकि टच ही नहीं करता है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारत के भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये 6 भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में पूछा जा रहा है सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों चीजों को, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है ना, इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? तो 8,586 मीटर है ना। और विश्व में अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो बचपन से याद होगा आप लोग को 8,848 है ना मीटर। तो भारत में पूछा तो कंचनजंगा, अगर विश्व में पूछा तो माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है? तो ये आपका नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, तो नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत, शिवालिक पर्वत। तो पूर्वांचल श्रृंखला में अगर देखें तो ये शिवालिक पर्वत जो है ये पूर्वांचल का भाग नहीं है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से है। कितना बार आपको ये सवाल हम बता भी चुके हैं। एक स्थलीय भाग है और जब चारों साइड पानी ही पानी, चारों साइड समुद्र ही समुद्र है, तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसको द्वीप कहते हैं। और एक स्थलीय भाग और जिसका 3 साइड पानी है, 3 साइड समुद्र से घिरा और एक साइड कोई स्थल है, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो बात समझ में आया? ठीक है, कि अगर चारों साइड पानी तो वो आपका द्वीप हो जाएगा, चारों साइड समुद्र तो द्वीप, और 3 साइड पानी तो आपका प्रायद्वीप। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? भापर, भांगर, खादर या फिर तराई। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका भांगर हो जाएगा, है ना। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो भांगर में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है मेरे बच्चे, ये गंगोत्री से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है, तो याद रखिएगा। और इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे नर्मदा नदी का ना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे गिरता है। चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन कौन से हमारे पूरी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए है ना कितने मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं? जल्दी से बोलो। 8 से 10 मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए इस बार 2025 के लिए। और इससे पहले जो क्लास था मेरे बच्चे 2024 में, उसमें उस समय जो आपके सीनियर बैच वाले थे, जो बच्चे हैं जो 2024 में एग्जाम दे चुके हैं क्लास 9 का और अभी 2025 में देने वाले, उन लोगों के लिए 7-7 मॉडल पेपर करवाए थे हम। और काफी बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे ग्रेड अच्छा प्राप्त किए थे। और हमारे कुछ ही दिन के लिए वीडियो जो बनाए थे, सारा वीडियो उन लोग देख करके गए थे, जिससे बहुत ज्यादा उन लोग को हेल्प मिला था। और इस बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम 8 से 10 मॉडल पेपर करवा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मैराथन क्लास भी आप लोगों को करवाया जाएगा, लाइव क्लासेस भी करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग एग्जाम लिखने जाओगे, तो उसके बाद फिर आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को क्या करना है, सभी मॉडल पेपर को जरूर देख लेना है। ये आपका जो सोशल साइंस का जो है ना 5th वीडियो है, कितना 5th वीडियो है, यानी 5वां वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं। और अगर वीडियो को बाद में देख रहे तो आप सभी मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएसटी का, प्रत्येक सब्जेक्ट का, जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर का आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और प्लेलिस्ट अगर किसी को नहीं देखना आता तो नीचे कमेंट करेंगे, आप लोग को हम लास्ट में, जी हाँ, लास्ट में आप लोगों को हम प्लेलिस्ट देखना सिखा देंगे, ताकि आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके और सभी सब्जेक्ट का, है ना, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का,
है ना, और इंग्लिश का, हिंदी का, सब का आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे बारी बारी से आप लोग क्या करेंगे, सभी वीडियो को देख करके अपना प्रैक्टिस करेंगे, अपना एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो प्लेलिस्ट देखना भी हम सिखा देंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। क्या दिया गया है, डल झील, अच्छा ये हो चुका था, हाँ, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। तो डल झील जो है बच्चों ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। डल झील हो गया, उलर झील हो गया, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं, चना, चना तो आप लोग को पता है ना भाई, रब्बी फसल, रब्बी फसल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर का। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सारी कौन सी फसलें हैं? रबी फसल। अब खरीफ फसल क्या होता है, इसके 2 उदाहरण आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, 2 उदाहरण देंगे खरीफ फसल का। खरीफ फसल का 2 उदाहरण आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों। तो गन्ना तो होगा नहीं भाई, नकदी फसल में होगा नहीं, तो ज्वार होगा नहीं, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा गेहूं चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, है ना। अच्छा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है ना? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आप लोग जल्दी से गूगल करके बताओ फटाफट, है ना। नीचे कमेंट करेंगे आप लोग वीडियो को लास्ट में, ऐसा नहीं अभी करने स्टार्ट हो जाओ, अभी पहले पूरी वीडियो को देख लो, ठीक है। बाद में आप लोग कमेंट करके बताना कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना ना, एक फसल पैदा करेगा तो बहुविधि कैसे हो जाएगा? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल नहीं पैदा करेगा तो ये तो फसल प्रणाली हुआ ही कहाँ? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना ही हमारा क्या कहलाएगा? बहुविध फसल प्रणाली, है ना, ये सिस्टम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, 24 नंबर। वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग वीडियो को पूरा जब देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना। और चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्या दिया हुआ है, और उसके बाद घंटी के बटन को दबा ले ताकि हमारे कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी का दुकान खोली है। श्रवण की क्रिया किस प्रकार की है? तो डेयरी दुकान खोला है भाई, कृषि क्रिया हुआ, गैर कृषि हुआ, अनार्थिक क्रिया हुआ, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो गैर कृषि क्रिया हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, HIV का क्या तात्पर्य है? HIV का क्या तात्पर्य है? तो HIV जो है बच्चों ये हाइब्रिड बीज होता है, ये अधिक उत्पादन करने वाला बीज होता है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? है ना, जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है भाई? ठीक है, तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा, है ना। जनसंख्या, अगर मान लो आप इंसान हो, आप जनसंख्या में आते हो, और आपकी गुणवत्ता कौन बढ़ाएगा? तो आपकी साक्षरता, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका कौशल निर्माण, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, है ना, वो सारा क्या होगा? ये आपकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था प्राथमिक उद्देश्य, ये 6 से 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं उन पर शिक्षा का ध्यान देना, बिल्कुल फ्री एजुकेशन करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ आपका, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण? प्राथमिक में क्या हो जाएगा आपका? कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। तो पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका पशुपालन। पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सारा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कपड़ा बुनना हो गया, ये आपका कपड़ा बुनना किस में आ जाएगा? ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, यानी तृतीय क्षेत्र में। ट्यूशन पढ़ाना ये भी आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में टीचर उचर आ जाता है। किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है मेरे बच्चे। ये आपका जैसे कि एक खेत में 5 लोग काम कर रहा है, कितना लोग काम कर रहा है? 5 लोग। अगर उसमें 5 में से 2 को हटा भी दिया जाए तो 3 लोग भी अगर कार्यरत करते हैं तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 5 व्यक्ति भी काम कर रहे थे तो 20 क्विंटल ही आलू उत्पादन कर रहे थे, और 3 लोग भी काम कर रहे तो भी 20 क्विंटल कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 2 जो बेरोजगारी दिख रहा है मेरे बच्चे, ये आपका छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम लोग परच्छन बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परच्छन बेरोजगारी कहते हैं, है ना, चूंकि इसके उत्पादक क्या होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानक को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है?
तो मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो मानव पूंजी है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य हम लोग किस पर ये करते हैं, किस पर ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य किस पे ध्यान देते हैं, तो मानव पर। तो मानव पूंजी इसमें बढ़ोतरी होगी, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें शासक वंशानुगत हो। लोकतंत्र में शासक वंशानुगत कैसे होगा बच्चा, मतलब राजा का बेटा राजा होगा? नहीं, ये तो ऑप्शन कट गया। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो। है भाई, लोकतंत्र में एकदम चुनाव में धन बल का प्रयोग करेगा तो ये गलत बात है ना, है ना, कि पैसा जहां मिलेगा वहां वोट देंगे, ये गलत बात है। जनता शासकों का चुनाव करती है, जनता शासकों का चुनाव करती है, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में यही है, यही सही है आपका। ठीक है, बाकी सेना शासन को अपने हाथों में ले लेना ये गलत है। ठीक है, तो जनता शासकों का चुनाव करती है लोकतंत्र में, ये सही है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रीय जन संसद को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था? तो जिम्बाब्वे जो 1980 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? रॉबर्ट मुगाबे जो थे ना, ये कहाँ के निवासी थे? तो जिम्बाब्वे के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जिम्बाब्वे का निवासी राष्ट्रपति थे, सॉरी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, नेशनल मंडेला, जैकब जुमा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, नेशनल मंडेला, है ना। दक्षिण अफ्रीका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? नेशनल मंडेला। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको संविधान के संबंध में बताना है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है इसमें बताना है। ठीक है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, तो ये तो सही कह रहा है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार के गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये भी सही कह रहा है लोकतंत्र संविधान के अनुसार। यह सरकार के अधिकारों को सीमा नहीं बताता ना, ये तो बताता है ना कि किस लिमिट तक सरकार को काम करता है। तो ये असत्य है, ये असत्य है। ये तो सरकार के अधिकारों को, सीमा को बताता है। ऑप्शन नंबर गा इसका जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। और देखिए घा नंबर भी देख लो, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। हाँ, ये तो सही है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये जो है आपका गलत है और आपको गलत ही पूछ रहा है। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे, है ना। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो कब चुनाव कराया गया था? तो मेरे बच्चे ये आपका 1946 में कराया गया था, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 2-3 सवाल और बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, B.R. अम्बेडकर थे और ये राजेंद्र प्रसाद भी थे। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल और बचे हुए हैं। क्या है? इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता या फिर पंथ निरपेक्ष। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा असहिष्णुता। ठीक है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य नहीं है। अब देखते हैं लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि अभी आप लोग को हम प्लेलिस्ट देखना सिखा देंगे। ठीक है, जिससे आप प्लेलिस्ट देखेंगे उसके बाद फिर आप लोग अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट देखना सीख जाना। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं है वो रुके रहेंगे और प्लेलिस्ट देखना सीख लेंगे पहले। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित कौन नहीं है इसमें? तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था। तो ये तो सही है भाई, ये सम्मिलित सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अभी हमने जस्ट बताया आप लोग को, ये भी सही है। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये भी सही है आपका। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के ये सदस्य इंदिरा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का 40 सवाल। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और लगातार हमारे वीडियो को भी आप लोग वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो है, बाद में जो आ रही है वो भी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लिए होंगे ताकि हमारे कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। आइए हम सबसे पहले आप लोगों को हम यूट्यूब पे ले चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि प्लेलिस्ट कैसे देखना है, कैसे आपको तैयारी करना है 2025 का, कैसे करना है आपके एग्जाम की तैयारी को। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों अभी आप कोई भी वीडियो को हमारा इस तरीके से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए मिशन 2 जो लिखा हुआ है, इस पे आप लोग को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, होम आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा, लाइव आ जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पॉडकास्ट, फिर प्लेलिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। तो इस पर आप लोग को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग को जो चाहिए, ठीक है, जो चाहिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 10th का मॉडल पेपर 2025 सोल्यूशन किया गया है, जो कि आपको नहीं चाहिए। ठीक है, 9th का चाहिए आपको,
आपको। देखिए 9th का इंग्लिश का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड है। इंग्लिश की तैयारी अगर करना है, देखिए क्लास 9 इंग्लिश तैयारी 2025, तो इसमें आप लोग को सारा वीडियो 9th का मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए हिंदी का क्लास 9th हिंदी की तैयारी 2025 के लिए हिंदी का वीडियो यहाँ पे सब मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम गणित का देखें तो गणित का भी सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और आगे हम चले जाए तो एसएसटी का मिल जाएगा, जैसे कि देखिए एसएसटी का भी क्लास 9 एसएसटी तैयारी 2025, इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए सारा वीडियो आ गया यहाँ पर। आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी और जो वीडियो अपलोड होगा वो भी वहाँ पे दिखने लगेगा। मैथ में क्लिक करेंगे तो मैथ वाले में देखिए मैथ में सारा वीडियो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर साइंस वाला अगर देखना चाहते हैं तो साइंस में कहाँ गया साइंस, ही ये देखो नीचे साइंस। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, क्लिक करेंगे साइंस का वीडियो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके और एक एक करके बारी बारी से आप लोग सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग अभी तो इस तरीके से 8 से 10 मॉडल पेपर करवाएंगे और साथ साथ मैराथन क्लास फिर करवाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस भी करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो वीडियो को आप देख रहे हैं, जो वीडियो को आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब कर देंगे यहाँ पर और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा लेंगे। चलिए फिर मेरे बच्चे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।